नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम आपकी पुस्तक का छठा पाठ पूर्ण करने के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं वाला अब हम कर रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण वाला पाठ। तो मैंने आपको पहले जो है वो छठा पाठ इसलिए पढ़ाया ताकि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको आयनों, यौगिकों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए, क्योंकि जो आपका अम्ल क्षार वाला ये जो पाठ है इसमें भी खूब सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आएगी, आयनों के बारे में आएगा। तो आपको पूर्ण जानकारी पहले हो जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, यौगिक क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। तो इसलिए हमने पहले वो पाठ पढ़ा। अब हम अम्ल क्षार वाले पाठ पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो बच्चों, अम्ल जो है वह आप छोटे रूप में इसको छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। जैसे अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण अपने पढ़ेंगे। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड जो है ये शब्द बना है एसिडस से। ठीक है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी ये जो बना है आपका एसिडस से बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है खट्टा। तो इस प्रकार से जो एसिडस शब्द से एसिड बन गया और एसिड को हिंदी में अपने अम्ल कहते हैं। तो खट्टे होते हैं अम्ल स्वाद में। तो आपने कुछ साधारण भाषा के अंदर जो है वो हम चीज़ों को जानते हैं। जैसे हम सिरका जानते हैं, तो सिरका जो होता है अचार वगैरह में डालते हैं। तो सिरका जो है होता है, इसके अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इस कारण से वो खट्टा होता है, यानी उसमें भी अम्ल होता है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि इमली के अंदर जो है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है और संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और चींटी का जो डंक होता है उसमें जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से आप इन कुछ को याद रख सकते हैं। जैसे आप सिरके का उदाहरण याद रख सकते हैं, इमली का रख सकते हैं, यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। इसी प्रकार से जो है वो आप चींटी के डंक को याद रख सकते हैं, संतरे को याद रख सकते हैं। ये सब चीजें खट्टी होती है। संतरे को याद रख सकते हैं। चींटी का जो डंक होता है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है, इसी कारण चींटी के काटने पर जो है वो जलन होती है। तो इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये आप याद रखें। जैसे इमली में जो है वो टार्ट्रिक एसिड होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक होता है और चींटी का डंक जो होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से कुछ अपने और भी देख सकते हैं। जैसे जठर रस होता है, यानी हमारे जो पेट में जठर रस होता है जो हमारे पचाने का कार्य करता है, उसके अंदर भी HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये भी अम्ल होता है। तो इस प्रकार से अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यदि लिटमस पत्र को हम अम्ल में यदि उस पर हम डालेंगे, अम्ल के अंदर उसको टेस्ट करेंगे तो वो लाल हो जाएगा, नीला जो लिटमस पत्र होता है। तो इस प्रकार ये अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम देखते हैं कि क्षार के बारे में सामान्य जानकारी क्या क्या है। तो क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में जो है वो कड़वे होते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बहुत सारे जो क्षार है वो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो बहुत सारे क्षार हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि साबुन जो होती है, तो साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी साबुन जो है ना ये भी कड़वी होती है। तो साबुन के अंदर कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप जानते हैं, जैसे NaOH होता है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर जो है आप देख सकते हैं कि कुछ और
यानी जितने भी अम्ल होते हैं उसके अंदर OH होता है बच्चों। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जितने भी क्षार होते हैं उनके अंदर OH जो है वो आवश्यक रूप से होता है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं क्षार वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, पत्र को नीला कर देते हैं। तो ठीक है, और जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। तो ये जो इनके बारे में सामान्य जानकारी थी। अब यहाँ पर बात आती है कि लवण क्या होते हैं। तो बच्चों लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं। यदि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो लवणों की कुछ विशेषता ये है कि लवण जो है वो हमेशा, ये जो इनकी अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें ऊर्जा निष्कासित होती है। बाकी प्रबल अम्ल प्रबल लवण के बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं। वो पिछले पार्ट में हम जो है छठे पार्ट में, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लवणों के क्या गुण होते हैं। तो बच्चों लवणों के गुण में आप ये देख सकते हैं कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। तो लवणों के गलनांक, तो गलनांक का मतलब हो गया कि वो तापांक जिस पर कोई वस्तु पिघलती है। तो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, और क्वथनांक होता है जिस पर कोई द्रव जो है वो वाष्प के रूप में बदलता है, तो वो क्वथनांक होता है। तो लवणों के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे नमक आप देखते हैं, तो नमक को बहुत तेज तापमान पर गर्म करने पर वो पिघल सकता है, अन्यथा नहीं पिघल सकता। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और इनमें कुछ के अंदर जो है क्रिस्टलन जल भी होता है। ठीक है, क्रिस्टलन जल भी होता है इसके अंदर। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, ये किसी यौगिक के साथ जो जल के अणु जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, तो इसके साथ भी जो है वो डॉट 10H2O, तो इसके साथ जो है वो 10 जो है वो जल के अणु जुड़े रहते हैं। तो ये 10 जल के अणु हो गए, तो ये इसमें क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जिप्सम होती है, ठीक है, जिप्सम, तो जिप्सम के अंदर भी क्या होता है कि जैसे जिप्सम होती है CaSO4, तो इसके साथ भी 2 जल के अणु जुड़े रहते हैं, 2 हाइड्रेट अणु होते हैं। इसी प्रकार फिटकरी जो होती है, आप सामान्य घरों में फिटकरी पानी साफ करने के लिए काम में आती है, देखी होगी आप लोगों ने, तो वो होती है K2SO4 और डॉट Al2SO4 की थ्राइस, ठीक है, थ्राइस। और इसके साथ क्या होते हैं, 24 जल के अणु होते हैं, डॉट टॉप 24H2 होता है। तो इसमें 24 जल के अणु है। तभी तो आप क्या करेंगे, यदि फिटकरी को हम गर्म करेंगे तो पहले में पिघल जाती है और फिर उसका पानी निकल जाता है, फिर वापस ठोस हो जाती है। इसका बड़ा एक जो अद्वितीय व्यवहार होता है फिटकरी को गर्म करने पर। तो इस प्रकार लवणों के अंदर जो कुछ क्रिस्टलन जल भी होते हैं, सभी में नहीं होते, कोई जरूरी नहीं, कुछ शुष्क लवण भी होते हैं। लेकिन नमक वगैरह जैसे हैं वो जल के प्रति बहुत ही सुग्राही होते हैं, तो नमक को नमी में खुला छोड़ने पर वो सब ही गीला हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया से जो बनते हैं वो लवण होते हैं। तो साधारण अभिक्रिया में हम समझ सकते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, तो इससे जो है वो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में जल निकलता है और साथ में ऊर्जा भी निष्कासित होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका लवण। यहाँ पर ये लवण हो गया, ये अम्ल हो गया और ये क्षार है। इस प्रकार से इनके बारे में सामान्य जानकारी थी, अम्लों, लवणों और क्षारों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी, आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। अब इसके बारे में है कि कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है वो अम्लों की, क्षारों की कुछ परिभाषाएं दी है। तो उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर जो है वो
अम्लों क्षारों की परिभाषा दी है तो सबसे पहले आता है आरेनियस की संकल्पना। तो आरेनियस ने क्या बताया था वो हम पढ़ते हैं इसमें अभी। तो हम देखते हैं कि जैसे नंबर 1 सबसे पहला सिद्धांत है आरेनियस की संकल्पना। ठीक है, आरेनियस की संकल्पना। तो आरेनियस ने जो है वो अम्लों क्षारों के बारे में क्या बताया, उसने बच्चों ये एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई। सबसे सटीक जो हम परिभाषा अम्लों क्षारों की समझ सकते हैं वो इसी के द्वारा समझ सकते हैं। उसने ये बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं, ठीक है, जो अम्ल होते हैं वो जो है वो जल में घोलने पर, यदि हम उनको जल में घोलेंगे तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, ये उसकी जो है वो संकल्पना थी कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घोलने पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये संकल्पना थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से होते हैं। यही आरेनियस ने बताया था कि अम्लों को यदि जल में घोलें तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन जो है वो निकलते हैं। तो यह आवश्यक रूप से होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम अपने देख सकते हैं कि यदि हम HCl को, ठीक है, HCl अम्ल होता है, तो यदि हम HCl को जल में घोलेंगे यानी उसका जलीय विलयन जो होगा तो उसको एक्वेस कहते हैं। तो या उसको जल में घोलेंगे तो वो क्या होगा, H आयन अलग हो जाएंगे और प्लस में Cl आयन अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इस प्रकार से जो अम्ल होते हैं वो जल में घोलने पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से देते हैं। इस प्रकार आप किसी भी अम्ल को ले सकते हैं। कुछ अम्ल जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन देते जरूर हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो आपके पास होता है, तो उसको यदि हम पानी में घोलेंगे H2O में यानी जल में घोलेंगे तो वो भी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देगा और साथ में नाइट्रिक आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार आप देखें कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे CH3COOH होते हैं, तो इनको भी यदि हम पानी में घोलते हैं, जल में घोलेंगे, तो ये भी क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन कम मात्रा में देते हैं। तो यहाँ पर जो है CH3COO- इस प्रकार से ये जो है वो आपको हाइड्रोजन आयन ये भी देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से देते हैं। इसी प्रकार से इसको थोड़ा ये समझना है कि कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रहते हैं, ये क्या करते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। इसको हम तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जैसे H+ आयन होते हैं, ये जल के साथ मिलकर, जल के अणु के साथ मिलकर के और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं H3O+। ठीक है, इस प्रकार से ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं, या इसको हम जो वैसे लिख सकते हैं H3O+। तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन, यानी कभी भी हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले नहीं रहते हैं, H आयन के रूप में नहीं रहते, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो आपको ये पूछे कि हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, तो जब अम्लों को जल में घोलते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जल के अणु के साथ मिलकर के एक आयन बना लेते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जो क्षार होते हैं वो भी जल में घोलने पर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये आरेनियस की संकल्पना के अनुसार उसकी परिभाषा ये है कि जितने भी क्षार होते हैं KOH है जैसे, तो इसको यदि अपने पानी में घोलेंगे तो ये आपके पास जो है क्या बनाएगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे प्लस OH आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे ये। इसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार के हमने जैसे CaOH की ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसको भी यदि अपने जल में घोलेंगे या जलीय विलयन होगा तो इसमें ये क्या होगा,
Ca+2 अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो इसमें से 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो क्षार होते हैं वो जल में घोलने में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयनों के बारे में पहले भी एकल संयोजकता वाले होते हैं, ये पढ़ चुके हैं अपने। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम हाइड्रोजन आयन देते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं वो जल में घोलने पर कम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो इसलिए इनको दुर्बल कहते हैं। तो अब ये जो है वो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्सेनिक संकल्पना का मुख्य यही था कि जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक ने जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी ये बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अम्लों से प्राप्त हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्षारों से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर के और जल का अणु बना लेते हैं। इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो ऊर्जा भी यानी ऊष्मा भी निष्कासित होती है। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी आर्सेनिक की संकल्पना से हम सिद्ध कर सकते हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। लेकिन अपने ये देख सकते हैं कि आर्सेनिक की संकल्पना में क्या मुख्य कमी थी। तो अपने आर्सेनिक ये तो बताता है कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। लेकिन जिन पदार्थों के अंदर या जिन ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं उनको जो है वो अम्ल और क्षार के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये जो है वो आर्सेनिक नहीं समझा पाया था। यानी हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन से विहीन जो होते हैं, जो इनसे विहीन पदार्थ हैं, से विहीन पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों को नहीं समझा पाया। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जिनमें ये जो है वो हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन हो ही नहीं, तो फिर उनको अम्ल और क्षार के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे। तो ये संकल्पना जो अगली संकल्पना है हम जो ब्रोस्ट एंड लोरी ने दी थी उस संकल्पना में पढ़ेंगे आगे वाले लेसन में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो अम्ल और क्षारों की बेसिक नेचर के बारे में पढ़ा। ये जैसे हमने पढ़ा कि और कुछ अम्ल और क्षारों के नाम भी याद रखें आप, कम से कम 3-3, 4-4 अम्ल और क्षारों के नाम आप याद रखें। जैसे मुख्य रूप से अम्ल जो है वो आप इतने अम्लों के नाम कम से कम याद रखें, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार से CH3COOH ये एसिटिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार से कार्बनिक अम्ल होता है H2CO3, तो ये कार्बनिक अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से कम से कम इतने अम्लों के नाम आप याद रखें। और वैसे इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं HCl को, और H2SO4 इसको गंधक का तेजाब भी कहते हैं, और CH3COH इसको सिरका भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अम्लों के नाम आप याद रखें कुछ को। और क्षार जो है वो मुख्य से जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको कास्टिक पोटाश कहते हैं, और इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसी प्रकार से MgOH की ट्वाइस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो कम से कम आप 4-4, 5-5 अम्लों और क्षारों के नाम अच्छी तरह याद रखें। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ब्रोस्ट एंड लोरी की थ्योरी और इसके आगे के भाग को हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस पाठ को हमने शुरू किया है, आप इसको गौर से समझें, समीकरणों को लिख कर देखें और हर थ्योरी को ध्यान से समझें। वीडियो को बार बार सुने और कम से कम एक बार तो पहले जो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, फिर इसके कुछ मुख्य हिस्सों को जो आपको कम समझ में आते हैं उनको सुने और बार बार सुने, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।